अच्छा देखें जी, अब साउंड की चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव। कि जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी तो वो किस रफ्तार से ट्रैवल करेगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, किसके ऊपर उसकी स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी। समझ आ रही है? तो सबसे पहली चीज जो होती है, क्योंकि साउंड एक वेव है, वेव ट्रैवल करेगी किसी मीडियम से, तो उसकी जो ट्रैवलिंग के दौरान उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। वो स्पीड क्या फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ के साथ चेंज होगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह उस मीडियम की डेंसिटी के साथ क्या स्पीड का ताल्लुक होगा, उस मीडियम की इलास्टिसिटी के साथ क्या ताल्लुक होगा, ये स्पीड आता है साउंड की। जब साउंड आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं, तो ऑसिलेशन की वजह से जो वेव्स पैदा हुई हैं, अगर आपके पास मीडियम है एयर, तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल अपनी जगह पे इस तरह ऑसिलेट करते हैं, यानी जो ही वेव उनको मिलती है, रिसीव होती है, वो अपनी जगह से ऑसिलेट करके ये पार्टिकल नेक्स्ट वाले पार्टिकल को जाके एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर ये नेक्स्ट वाला आगे नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करता है। इस तरह पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करवाते हैं। अब ये जो स्पीड है, ये इन्हीं पार्टिकल की जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दो बातें उसमें याद रखनी है कि ये पार्टिकल कितने डेंस है, कितने करीब है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्पीड उस मीडियम में कम हो जाती है। लेकिन अगर उसी मीडियम में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, जो साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं। ये तेजी से गया फिर वापस आया, फिर तेजी से गया वापस आया। जितनी तेजी से वापस आ रहे हैं, इसका मतलब होता है हम इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो स्पीड उतनी ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो साउंड वेव की क्या होगा, जो साउंड होगी वो डिपेंड करेगी दो चीजों के ऊपर। किस चीज के ऊपर? कि उस मीडियम का इलास्टिसिटी कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है। समझ गए बात को? तो साउंड वेव कितनी चीजों पर डिपेंड करेगी। अच्छा, तो सबसे पहले स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं जी डिस्टेंस। एक मिनट। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। इसको हम क्या कह सकते हैं जी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव इन 1 सेकेंड। इसको हम क्या नाम देंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव। समझ गए बात को? कि साउंड वेव 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसकी साउंड वेव की स्पीड कहेंगे। अब अगर हमारे पास साउंड वेव, ये एक साउंड वेव है, ये इसका कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हम कहते हैं जी वो है लैम्डा, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ जो है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, जितनी उसकी लंबाई है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कितना ट्रेवल करता हूँ, जितनी मेरी हाइट है, 6 फुट मैं यहाँ से ट्रेवल करता हूँ, 6 फुट ही मेरी लंबाई है, डिस्टेंस। इतना ही वेव अगर यहाँ से ट्रेवल करे, जितनी इसकी वेव लेंथ है, एक वेव की जो लेंथ है, उतना अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड कितनी बनेगी, स्पीड आपके पास आएगी, किसके बराबर होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस कितना है आपके पास, वेव लेंथ, डिस्टेंस कितना है इसने ट्रैवल किया, अपनी वेव लेंथ के बराबर, और टाइम आपने कितना लिया, 1 सेकेंड। तो आपके पास स्पीड कितनी होगी, लैम्डा पर यूनिट टाइम कितना है, 1 सेकेंड। अब आते हैं इसी तरह, जो डिस्टेंस तो उसने ये कर लिया, वेव कितनी है, कितनी वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स, एक वेव की हमने बात की है, एक वेव है ना, और टाइम हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड। जब नंबर ऑफ वेव्स और टाइम आपके पास अगर 1 सेकेंड हो, इस चीज का नाम हम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? बात समझ आई या नहीं आई? अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है आपके पास, 1, और टाइम भी आपके पास कितना है, 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेव्स और टाइम किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई बात नहीं आई? स्पीड का फॉर्मूला कैसे आएगा,
ये देखिए स्पीड आपके पास होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, वेव का कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है जितनी उसकी वेव लेंथ, और वेव का नंबर कितना है, कितनी वेव है, एक वेव है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, टाइम कितना है 1 सेकंड। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव कितनी है 1, और टाइम भी कितना है 1 सेकंड। तो इसकी जगह हम एफ लिख सकते हैं। एफ क्या चीज होगा, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या चीज है, वेवलेंथ, जो डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस तरह ये आपके पास स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। जब भी आपने साउंड वेव की स्पीड निकालनी है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। साउंड की स्पीड किसके बराबर होगी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कि वो साउंड जो वेव है वो कितनी दफा इस तरह ऑसिलेट कर रही है, कितनी दफा ऑसिलेशन कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड में। और साथ उसने उसकी अपनी वेवलेंथ कितनी है, एक एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, इन दोनों को जरूर देंगे मेरे, हमेशा हमारे पास क्या आएगा, स्पीड आ जाएगी। समझ गए बात को। कोई भी वेव, ये एक वेव है, ये ट्रेवल करके जाती है। अब इसमें कितनी वेवलेंथ है, एक, यहां से 2 होगी, लेमडा कितने हो गए, 3 हो गए। डिस्टेंस कितना इससे ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस, वन डिस्टेंस कितना होगा, 3 लेमडा। ठीक है, समझ आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 लेमडा। अगर ये सारे का सारा डिस्टेंस एक ही सेकंड में ट्रेवल करती है, टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। कितनी वेव्स हैं, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ गए हो। और डिस्टेंस भी कितना है, 3 लेमडा। तो हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 3 है और डिस्टेंस भी कितना है, 3 लेमडा। 3 लेमडा हम कह सकते हैं, अगर मीटर इसको मानते हैं तो ये 3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बात को समझ आ गई है। स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी इस फॉर्मूले के मुताबिक, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये याद रखना है, ये आपके पास फिक्स होगी। कल भी बताया था, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, यहाँ से निकलते हुए जो एयर के पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं उतनी ऑसिलेशन करेंगे आपके कानों के पास भी। जैसे मच्छर कोई यहाँ से उड़ के जाता है, उसके परों की आवाज आती है, उसी तरह वो मच्छर आपके कानों के पास जाते हैं, उधर भी उसके ऑसिलेशन, उसके परों की आवाज उतनी ही होती है। इसी तरह मेरी आवाज जब ट्रैवल करके जाती है, जो रास्ते में एयर के पार्टिकल आ रहे हैं वो ऑसिलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी मेरी आवाज जब तक आपके कानों में पहुंचेगी। ये बात सबको समझ आ गई। मीडियम के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, कल भी बताया था, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड। फिर कौन सी चीज चेंज होती है, वेवलेंथ। क्या चेंज होती है, वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ मेरी आवाज की वेवलेंथ, यहाँ से मेरे जिस जगह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 1 मीटर है, जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है, उनकी लंबाई 1 मीटर है। तो वो आपके पास पहुंचते हुए शायद हो सकता है वो 1 मीटर से थोड़ी सी कम, 0.8 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। सेंस समझ आ रहा है, यानी ये वेव जूं ही आगे ट्रेवल करके जाती है, ये कुछ इस तरह की हो जाती है। इधर ये देखें, यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है, जितना आगे जाती है वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। तो वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से क्या होगा, स्पीड में फर्क आएगा। ये बात सबको समझ आ रही है, यानी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एक किस्म का कांस्टेंट है। तो कौन सी चीज चेंज होगी, वेवलेंथ। अब जो स्पीड होगी, ये आपका एमसीक्यूज भी आते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ के ऊपर या फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो स्पीड होती है साउंड वेव, वो कुछ और चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो आती है उसकी डेंसिटी और इलास्टिसिटी। वो क्या चीजें होती हैं उनको भी देखते हैं। ये फार्मूला आपको समझ आ गया।
ये जो कोई भी साउंड वेव ट्रेवल करती है, इलास्टिसिटी भी नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो और वो वापस अपनी जगह पर वापस आती है, तो हम कहते हैं ये मटेरियल इलास्टिक है। याद है ना? अगर किसी चीज को डिस्प्लेस करने के लिए, अपनी जगह से हटाने के लिए, ये स्प्रिंग है, इसको अपनी जगह से हटाने के लिए जितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ये वापस भी उतनी जल्दी आएगा। यानी ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। ये बात याद होगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाओ, ताकत लगाओ, उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करो और वो उतनी जल्दी वापस आए, तो हम कहेंगे वो क्या चीज है, वो मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। जैसे आपके पास स्टील हो गया, ये राड, स्प्रिंग हो गया, ये सारी इलास्टिक। इसी के मुकाबले में जो प्लास्टिक है उसकी इलास्टिसिटी कम है, वो टूट जाता है। किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं, वो अपनी जगह छोड़ के वापस आए, तो जब फोर्स हटाएं तो अपनी जगह से वापस आ जाए, तो इसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। तो ये जो स्पीड होगी ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलास इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। पहली चीज स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम की इलास्टिसिटी। यानी जब हमने यहाँ से आवाज पैदा की, यहाँ से आवाज पैदा की, अब रास्ते में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये जितनी जल्दी अपनी जगह पे वापस आएंगे, उसका मतलब क्या होगा, ये मीडियम क्या है, मोर इलास्टिक है। बात समझ आ गई? जो रास्ते में मटेरियल जो आवाज को उठा के दूसरी जगह जाते हैं, वो अगर जितनी जल्दी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो उतने ज्यादा इलास्टिक है। और जितनी जल्दी वापस आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। स्पीड जो होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर डायरेक्टली। और इसी तरह अगर ये मीडियम जो है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो बहुत करीब करीब है, वो बहुत ज्यादा ज्यादा डेंस है, वो एक दूसरे को ले नहीं देते। डेंसिटी का मतलब ये होता है पैक हुए हुए हैं, वो एक दूसरे पार्टिकल को साथ वाले को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, हिलते नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेंसिटी आपके पास क्या होगा, वो मटेरियल क्या होगा, डेंसर होगा, डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ये पार्टिकल जिस तरह आप ये मैंने लगाए हैं, इसी के मुकाबले में ये पार्टिकल ये बिल्कुल करीब करीब आ जाए ऐसे, ये मटेरियल जो है ये क्या हो गया, मीडियम क्या है, ज्यादा डेंस हो गया। अब इन पार्टिकल को मूवमेंट करते हुए क्या होगा, मुश्किल पेश आएगी, तो ये वाइब्रेशन ऑसिलेशन नहीं कर सकेंगे। तो जितनी मुश्किल इनको ऑसिलेशन होगी, उतनी मुश्किल से आवाज की रफ्तार जो होगी वो आगे तक आवाज नहीं पहुंच सकती, उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी। डेंसर जितना ज्यादा मीडियम क्या होगा, डेंस होगा, उसकी आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसी इन दोनों को मिला के हमारे पास स्पीड का फार्मूला बन जाता है जी। स्पीड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी और डेंसिटी। डायरेक्टली जितना ज्यादा मटेरियल इलास्टिक होगा, उसके पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हुए जितनी ज्यादा आपको ताकत चाहिए होगी, उतनी जल्दी फिर वो वापस आएंगे, तो उतनी ज्यादा उस मटेरियल में क्या होगा, स्पीड, साउंड उतनी तेजी से ट्रैवल करेगा। और जितना वो मटेरियल डेंस होगा, कंपैक्ट होगा, तो उसमें आवाज की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह कल मैंने आपको बताया था, अगर मीडियम को खाली कर दें, पार्टिकल ही हटा दें, यहाँ पर हमने डेंस की है, पार्टिकल को करीब करीब कर दिया है। इसी के मुकाबले में अगर पार्टिकल्स को हम कम, बहुत कम कर दें, पार्टिकल कम कर दें, स्पेस कर दें, तब भी आवाज क्या करेगी, ट्रैवल नहीं करेगी। दोनों बातें समझ आ गई? अगर मीडियम के अंदर पार्टिकल को बहुत ज्यादा डेंस कर दो, ज्यादा भर दो, गुंजाइश से ज्यादा, तो तब भी आवाज को मुश्किल होगा, उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह पार्टिकल कम कर दे, निकाल ही दे मीडियम से, तो तब भी आवाज क्या होगी, दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। दोनों बातें समझ आ गई है? तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। अब ये जो हमने यहाँ पर बात की है, ये
जो स्पीड होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ के ऊपर। ये वेवलेंथ चेंज होती है किस वजह से? इलास्टिसिटी की वजह से और डेंसिटी की वजह से। जितने ज्यादा पार्टिकल जितनी तेजी से ऑसिलेशन दूर तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ में फर्क आएगा और उतनी ज्यादा क्या होगा? स्पीड आपके पास चेंज होगी। सबको बात समझ आ गई है? स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ किस वजह से चेंज होती है? इन दो चीजों की वजह से, डेंसिटी और इलास्टिसिटी। तो अच्छा, अगर मीडियम डेंसर है, इसकी मैं डायग्राम बनाऊं। ये एक मीडियम डेंसर है, आगे रेयर है। रेयर का मतलब क्या होगा? हल्का मीडियम है। तो डेंसर में अगर आपके पास क्या होगा? मैं पहले रेयर कर लेता हूँ, रेयर मीडियम करता हूँ, फिर आपके पास डेंसर बनाता हूँ। ये रेयर मीडियम है। अगर इसमें वेवलेंथ इतनी है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, एम्पलीट्यूड आपको पता है ना, मीन पोजीशन से वेव का मैक्सिमम फासला। ये वेव इस अंदाज से आ रही है, जो ही आगे डेंसर मीडियम आएगा इसकी वेवलेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, वेवलेंथ कह रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से वेव कितना फैल के आगे जाती है। जैसे सांप जो है सीधे रास्ते पे जाते हुए कर्व लेता है, तो वो सीधी लाइन से कितना सांप अपने बड़े बड़े कर्व लेता है। जितना बड़ा सांप होगा उतने ज्यादा बड़े कर्व लेगा, जितना छोटा सांप होगा वो कर्व। इसी तरह वेव जो होगी, साउंड वेव, जब रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी, ये वेव क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी? पार्टिकल वो करीब करीब है, तो वो ऑसिलेशन कम करेंगे तो वेव भी क्या होगी? छोटी पैदा होगी। तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आ गई है सबको? अब आते हैं जी, ये जो एम्पलीट्यूड है, इधर देखो, ये जो एम्पलीट्यूड है, वेव अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर तक हट के जाती है। इस एम्पलीट्यूड की वजह से हमें आवाज की लाउडनेस सुनाई देती है। जितनी वेव की लाउडनेस ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वेव अपनी ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी आवाज हमें ऊंची सुनाई देगी, और जितना एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा, उतनी आवाज हमें, आप इधर इधर आवाज हमें ज्यादा इस रेयर मीडियम में सुनाई देगी। अगर हम डेंसर में चले जाएंगे आवाज हमें कम सुनाई देगी। ये बात सबको समझ आ गई? क्यों? इसका ताल्लुक होता है, लाउडनेस का ताल्लुक होता है एनर्जी के साथ। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है। जैसे आप एक ढोलक है छोटी, एक आपके पास ढोल है, जो ढोलक है उसका सरफेस एरिया इतना सा है, और जो ढोल है उसका सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। जब हम इधर हिट करेंगे, तो देखें, ये मैंने हिट किया, इसके अंदर जो वेव्स पैदा होंगी वो इतनी सी पैदा होंगी, उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। इसी तरह जब ढोल के ऊपर मारेंगे, इसके अंदर इस तरह बड़ी वेव्स पैदा होंगी, इसका पर्दा बड़ा है, वो दूर तक ऑसिलेशन कर सकता है, लाउडनेस ज्यादा होगी। ये लाउडनेस जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। जो ढोल की आवाज होती है उसके आप करीब जाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, जबकि ढोलक से आपको कुछ भी नहीं होता। तो लाउडनेस का ताल्लुक किसके साथ होता है? एनर्जी के साथ होता है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हम करेंगे, किसी चीज का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे किसी वेव का, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। ये एक रिलेशन याद रखना है। जो आपके पास ये जैसे ढोल है, अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं बढ़ा देता हूं जी 2 गुना, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है जी, मैं कहता हूँ 2 मीटर है, इसका मैं 4 मीटर कर देता हूँ, कितना? डबल मैंने कर दिया। तो एनर्जी में कितना फर्क आएगा? एनर्जी में कितना फर्क आएगा? ये देखो ना, स्क्वायर है, अगर मैंने 2 की बजाय 4 किया तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 टाइम्स। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? हम किसी भी चीज का जिसने आवाज पैदा करनी है उसका सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे, अगर 2 गुना करते हैं तो आवाज कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक, ये देखें, इसको 1 रखते हैं और ये आपके पास क्या है? 1 के मुकाबले में हमने 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो एनर्जी में कितना फर्क आ जाएगा? एनर्जी में कितना होगा? 4 टाइम्स।
ठीक है। अगर इसको हमने 2 किया, ये हम 4 कर देते हैं, तो फिर आपके पास कितना फर्क आएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 टाइम्स। अगर ये आपके पास 3 है, इसको हम डबल करते हैं, इसका 6 करते हैं, तो ये कितना फर्क आएगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। समझ आ रही है? तो मामूली सा आप क्या करते हो, एम्पलीट्यूड चेंज करते हो, उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी में ज़्यादा फर्क आएगा। क्यों? एनर्जी जो होती है ये सिर्फ डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो भी आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया है, उसका स्क्वायर लेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके पास इजाफी हो जाएगी। समझ गए बात को? इसलिए ढोलक की आवाज़ के आप जब करीब जाते हो तो आपके कानों में ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, आप थक जाते हो, जबकि ढोलक से आपको कुछ भी नहीं होता। क्यों? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है।